अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, 8 फरवरी का इलेक्शन है। इलेक्शन की गहमा गहमी है। तमाम सियासी जमातें जो हैं उन्होंने कमर कस ली है। कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, मुतालबात पेश किए जा रहे हैं, एतराज़ात किए जा रहे हैं। माहौल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो दर्ज हरारत है वो बढ़ रहा है, माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। क्या PTI सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी? जिन लोगों को या जिन सियासी रहनुमाओं को आवाम ने बार बार आजमाया है, क्या आवाम एक मरतबा फिर उन पर एतमाद करने के लिए तैयार है या नहीं, या फिर कुछ नया होने जा रहा है? पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन जो उसके समरात हैं वो आवाम तक पहुंच रहे हैं या नहीं? अगर पहुंच रहे हैं तो कैसे पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं तो क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? इस पर जरूर बात करेंगे। जबकि आज एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि बलूचिस्तान में कलअदम BNA के कमांडर सरफराज अहमद बंगलजई ने तंजीम छोड़कर 70 साथियों के साथ कौमी धारे में शामिल हो गए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जबकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि सियासी जमातों के लिए ज़ाब्ता अखलाक उसने जारी कर दिया है और जो वकला तंजीमें हैं उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है इलेक्शन कमीशन पर और कुछ मुतालबात भी पेश किए हैं। ये तमाम मौज़ूआत हैं आज के जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। राना गुलजार ताज साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जाहिद मंसूरी साहब MKM से इनका ताल्लुक है और ये भी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जबकि कैसर रिजवी साहब जो कि माहिर कानून है, ये हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला और खुशामदीद कहेंगे आप तीनों हजरात को। राना गुलजार ताज साहब, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी कि जो सिचुएशन है, कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है, मुतालबात पेश किए जा रहे हैं कि जो वक्त है वो बड़ा मुख्तसर दिया है, तो वक्त को बढ़ाना चाहिए कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए। आप समझते हैं कि वक्त मुख्तसर दिया गया है 20 से 22 तक का? अच्छा, थोड़ा सा वक्त अगर दे देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे मामलात होते हैं, चीजें इकट्ठा करनी होती हैं, फिर कुछ लोग अपनी मसरूफियात को भी देखते हुए टाइमिंग का बड़ा होता है, क्योंकि 22 तारीख तक जो है वो 20 से 22 तक जो है पेपर ले सकते हैं। बस कल का ही 25 तक जमा करा सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर 1-2 रोज और दे दिए जाए तो अच्छा है, इसमें बेहतर होगा। इसमें कोई वो तो नहीं है कि जी वो अमल भी शुरू रहेगा, दूसरा अमल भी शुरू रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा और इलेक्शन 8 फरवरी को ही इंशाल्लाह होंगे और होने चाहिए, क्योंकि चीफ साहब का हुक्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी मुतमईन है इस चीज पे। और जहां तक लोग पार्टियों के जो भी तहफुजात हैं, तो इलेक्शन कमीशन को सुनकर अगर बेहतर है तो उस पर अमल करना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर 2-3 दिन दे दिए जाएंगे तो अच्छा है, इसमें तो बेहतर होगा। इसमें कोई आपने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया? अगर आप समझते हैं कि ये बेहतर है और होना चाहिए, थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए, तो आपने कोई मुतालबा नहीं? देखिए जी, हम तो बात ये है कि हम तो हर हाल में तैयार हैं। हम तो इलेक्शन के लिए हार हो या जीत हो, हम तो हर हाल में तैयार हैं। अच्छा। हम मुतालबा क्यों करें? इलेक्शन होने जा रहा है, हमारे जो भी कैंडिडेट है वो नाम फॉर्म हासिल कर रहे हैं, जमा करा रहे हैं। अगर कोई कोताही कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जमातों के भी कैंडिडेट जो है वो हासिल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब अगर किसी ने मुतालबा कर दिया है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई गलत मुतालबा नहीं किया और इलेक्शन कमीशन को नजरसानी करनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? हमें क्या इसमें एतराज होगा? 8 फरवरी को जब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो हमें क्या तहफुज़ात होंगे? अच्छा, बस आपका कंसर्न ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, चाहे उसके लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया जाए कागजात नामजदगी जमा कराने का। बात ये है कि 2 घंटे तो हो नहीं सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इलेक्शन है, पूरे मुल्क का इलेक्शन है और हर कैंडिडेट पोलिटिकल पार्टी के भी लोग होते। 175 जमातें जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, तो जाहिर सी बात है 175 उनके नुमाइंदे भी होंगे और फिर आजाद भी होते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कोई ऐसे छोटा काम तो नहीं है। तो वक्त वाकई थोड़ा सा कम है, अगर थोड़ा वक्त बढ़ा दिया जाए तो उनकी मेहरबानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने नहीं सोचा कि ये छोटा काम नहीं। देखिए, बात यह है कि उन्होंने अपने तरीके से सही कहा, क्योंकि आगे भी तो बहुत काम है। लेकिन आगे भी तो फिर स्क्रूटनी है, बहुत सारी चीजें हैं, कागजात नामजदगी वापस लेनी है। राना गुलजार साहब, आप सही सियासत
वाला बयान दे रहे हैं, दोनों तरफ से आप बातें रख रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी सही कह रहा है और वो जमातें भी सही कह। मंसूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद मंसूरी साहब, आपके जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब, NA 242 से उन्होंने अपना कागजात नामजदगी जमा कराई है। जी जी, और आपने मुतालबा यही किया है कि टाइम जो है वो बड़ा कम दिया गया है, तो क्यों मुतालबा किया आपने? मतलब जब दूसरी जमातों में से कोई मुतालबा नहीं करा, सब सेटिस्फाई है, सब करें, आपको क्या एतराज़ हो गया? असल में देखिए, फार्म में काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम होती हैं। जी जी, एक तो अकाउंट खुलवाना होता है, ठीक है, अकाउंट खुलवाना कोई वो एकदम होता है ना, जिससे एकदम शेड्यूल आ गया, 2 दिन 1 दिन तो उसी में लग जाता है। जी बिल्कुल। अब वो होता ही है कि हमारे कैंडिडेट माशाल्लाह ज़्यादा हैं। अच्छा, अब वो उसमें होता ही है कि अभी हमने जो इंटरव्यू किए हमारे पैनल ने, तो उसमें तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग आए इंटरव्यू देने के लिए। अब उसमें हर हल्के से तकरीबन 6-7 लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो अब ये होता ही है कि जब अकाउंट खुलवाना है, फिर इसके अलावा अपना फाइलर भी होते हैं, नॉन फाइलर भी होते हैं, ठीक है। तो वो बाद अगर अपने अकाउंट भरे हुए नहीं होते FBR में, तो वो लाजमी है। तो उसके अलावा काफी टेक्निकल चीज होती है, बिलिंग का मसला होता है, फिर अपना कोई क्रेडिट कार्ड का मसला, कोई बिल हो, उसमें टाइम लग जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मसले मसाइल बहुत होते हैं और हम लोग जो हैं वो ज्यादातर डिले पे रहते हैं ना, आज नहीं कल कर लेते हैं। उसूली तौर पे होना तो ये चाहिए कि जब पता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और हम अगर उसमें उम्मीदवार हैं तो अपनी सारी चीजें क्लियर कर लें पहले ही, इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ही ये चीजें क्लियर कर लेंगे। आपको पता है ये नीड है, रिक्वायरमेंट पैदा हो गया था ना जब लाहौर हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि अभी RO की ट्रेनिंग रोक दी जाए, जी जी, तो एकदम वो पूरे मुल्क में वो हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया नहीं करें, तो एकदम लोगों में थोड़ा सा होता है ना कि हम करने जा रहे थे, एकदम इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट ने रोक दिया। अच्छा। तो लोग थोड़ा पजल हो गए थे कि हाँ भाई के इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, डिले हो जाएंगे। तो वो लोग जो तैयारी कर रहे होते हैं एकदम थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि वाटर बोर्ड का बिल भी है, फिर बिजली के बिल भी हैं, और फिर ड्यू डेट भी होती है, तो वो उसमें थोड़ा। अच्छा, शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल साहब आमने सामने आ गए? नहीं, NA 242 पे दोनों ने कागजात नाम। असल में ये अभी तो हमने जब हम मुज़ाकरात हुए थे तो हमने कहा था सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जब सीट एडजस्टमेंट होगी तो उसमें लामहला जो है कुछ वो लोग पीछे हटेंगे, कुछ हम लोग पीछे हटेंगे। अच्छा। लेकिन कुछ सीटों पर तो हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो उस पर ये तो बातचीत के सीट एडजस्टमेंट तो आगे जाना चाहिए, पीछे क्यों हटेंगे? नहीं, असल में होता ही है ना, जब देखें दो हमारे मुज़ाकरात हुए ना, बातचीत हुई, हमने उनसे कहा भी मिल के हम काम करेंगे और मुतालबात रखे ना उनके सामने, ताकि मजीद अच्छी चीजें हो सके। जी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हम तो कोलिब्रेशन से काम कर रहे हैं। अच्छा। अभी भी आज खबर चल रही थी कि मरियम नवाज शरीफ अपना 237 से इलेक्शन लड़ेंगे, तो ये मुख्तलिफ बातें चल रही हैं, लेकिन उस पर तो हमारी कमेटी बनी हुई है 3 रुकनी, और 3 रुकनी उनकी कमेटी बनी है, तो बैठ के फैसला करेगी कौन कहाँ से इलेक्शन लड़ेगा। अभी फाइनल नहीं है, तो ये तो फॉर्म जमा कराना तो आदमी कहीं भी से फॉर्म जमा करा सकता है। अच्छा। अब हमारे 6 लोग जमा करा रहे हैं, अब फाइनल तो एक ही होगा ना, टिकट तो एक ही को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो सियासत का हिस्सा है, ये एक प्रोसेस है। जी, प्रोसेस है। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि अभी आप यहाँ से लड़ लें, हम वहाँ से लड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। आप पर उम्मीद है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह हमारे तो सब 1.5 साल से बातचीत चल रही है, PDM से पहले। PDM में नवाज शरीफ से मुलाकात थी हमारी, बातचीत थी। अब ये कि जब नवाज शरीफ साहब आ गए, उनसे भी हमारी अच्छी वर्किंग रिलेशन में तली बातचीत हुई है कि हमने उनको भी अपनी जो 3 आईनी हम तरमीम हमने बात की उनसे, तो उन्होंने पूरे यकीन दिलाया कि हम काम करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो अभी अच्छा माहौल चल रहा है, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, कल भी बात हो रही थी, कुंवर इमरान खान साहब हमारे साथ आए हुए थे आपकी तरफ से, तो वो भी यही कह रहे थे कि हमने 3 तरमीम दी है आईन तरमीम करने के लिए, और वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, जो इख्तियारात है वो एम्पावर हो जाएंगे। हाँ, वो बिल्कुल निचली सतह तक आ सिस्टम एम्पावर हो जाएगा। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था और आपसे भी यही सवाल करें, क्योंकि उस वक्त भी मुझे जवाब नहीं मिला था उसका। अच्छा। कि क्यों आप लोग ये पहले क्यों नहीं आपने ये चीजें की, पहले क्यों नहीं उठाया? आपके पास आपके भी तो मेयर रहे, गवर्नर रहे, आपके पास सियासी वसीम अख्तर भाई थे, तो वसीम अख्तर भाई थे, तो हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया था कि जो 2013 का जो लोकल बॉडी एक्ट था उसमें पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल इख्तियार नहीं दिए थे, ना फाइनेंशियल पावर दिए थे, ना वो दिए थे। अभी जो मुर्तज़ा वहाब आए उनके पास भी कोई ना पावर है, ना कुछ नहीं कर पा रहे। आपने देखा होगा कोई बिल्कुल रिजल्ट सिर्फ 0 आ रहा है। मुर्तज़ा वहाब साहब कुछ नहीं कर पा रहे। राणा साहब, मैं पूरी बात तो मुकम्मल करूं। जी जी, मैं पूछूंगी राणा साहब से पूछिएगा। तो वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि ना इख्तियार है ना पैसे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी अपना 140A के तहत, कि 140 के तहत इख्तियार जो है लोकल बॉडी सिस्टम को दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन पे फैसला दिया था, और उसने ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे कि भाई इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी इस चीज पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। आज देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं है सुबह सिंध में, उनका मेयर है, लेकिन वो भी कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा। गटर के ढक्कन ऐसी आप देखें, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, होल
कचरे का अंबार है, सड़कें टूटी पड़ी है, बहुत बुरा हाल है सड़कें टूटी मंसूरी पड़ी हैं। साहब। अगर हमारी बात को मान लेते ना, हाँ। पावर दे देते, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे देते, फाइनेंशियल पावर दे देते और वन विंडो ऑपरेशन कर देते। अच्छा। जब मुस्तफा कमाल भाई हमारे मेयर थे तो तमाम इदारे जितने भी थे, वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल, केडीए, सब उनके अंडर में थे, हत्या अच्छा। पुलिस भी उनके अंडर में थी। अच्छा, तो वो पूरा एक सिस्टम था उनके पास था सारा। तो इख्तियारात निचली सतह तक थे उस वक्त? उस वक्त थे। अच्छा। जो तनवीर नकवी साहब ने बनाया था, जो कमीशन के सरबराह थे, अच्छा। उन्हें पूरा एक्ट बनाया था, ठीक टाउन है। सिस्टम डेवलप किए थे उन्होंने। ठीक। तो पूरे सिस्टम, पूरे इख्तियार दिए गए थे। 300 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए थे मुस्तफा कमाल भाई ने पूरे कराची के ऊपर। तो फ्लाईओवर बने, अंडर पासिस बने, ठीक। पार्क्स बने, मुख्तलिफ बने। लेकिन जब वसीम अख्तर भाई आए तो उनके पास बिल्कुल इख्तियार नहीं थे। वो 4 साल तक मुस्तकिल कहते थे दो। अब उसका रिजल्ट अल्टीमेटली देखा, जमात इस्लामी भी बिल्कुल फेल है। वैसे एक बात, सॉरी मैं फिर आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एक बात वसीम अख्तर साहब के हवाले से अक्सर लोग पूछते थे, अवामी हलकों में यह अवामी सवाल था कि जब वसीम अख्तर साहब ये कहते थे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे सीट पे कांटे निकले हुए हैं, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, वो 1.5 घंटे 2 घंटे की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और वो यही जुमले, उनके पेटेंट यही जुमले होते थे, तो उन्होंने क्यों नहीं कभी कोई रिजाइन क्यों नहीं दिया उन्होंने कि देखे जब मेरे पास इख्तियार ही नहीं है तो मैं क्यों जवाब दूं, मैं तो रिजाइन कर दूंगा। देखिए मसला देखें, अभी आप टीवी एंकर है ना, तो आप जो है आपकी बात सुनी जा रही है, ठीक है। आप टीवी एंकर से हटके अब कहीं भाग के बात करेंगे सोशल मीडिया पे, तो अच्छा। आपकी वो चीज़ नहीं होगी। अब वसीम अख्तर भाई मेयर थे, मेयर एज अ मेयर कराची की आवाज़ जो है ना पूरी दुनिया में जाती है। अच्छा। लेकिन वसीम अख्तर की आवाज़ कहीं नहीं आएगी, भले वो कितना भी कह लें। तो मेयर कराची जो वोकल होता है ना, उसकी पूरी कैपेसिटी होती है। गवर्नर सिंह बात कर रहे हैं, कोई भी हो तो गवर्नर सिंह का नाम आएगा। मतलब इख्तियारात हो या ना हो, लेकिन उस ओहदे का नाम जो है जी। वो भी फायदा कहीं ना कहीं देता है, ये कहने का मतलब है आवाज़ जो होती है रिकॉर्ड होती है ना, अच्छा। रिकॉर्ड होता है। अच्छा। कि भाई देखें सदर बड़ी पाकिस्तान, भारी कीमत दी है वैसे उन्होंने इस आवाज की। लेकिन देखिए ना उसके हमने फिर 140 के केस जीता ना, जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने फैसला दिया हमारे हक में। अच्छा। लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर पीपल्स पार्टी से इम्प्लीमेंट कर लेती, आज उनके जो मुर्तज़ा आपको डिलीवर कर रहे होते, कम से कोई रोड तो बन नहीं होती, कच्चा उठ रहा होता, गटर का ढक्कन, कम से कम गटर के ढक्कन नहीं लग जाते। 900 रुपये का गटर का ढक्कन आता है, वो ले लेते, वही कर लेते। लेकिन देखें बदकिस्मती से पूरे कराची में बच्चे भी मर रहे हैं गटर में ढक्कन में गिर के, और उनके मामू भी अभी 2 महीने पहले, शायद याद होगा आपको, उनके मामू भी इंतकाल कर गए थे गटर में गिर के। जी। ये सब पूरे कराची का ही हाल है। सेवरेज सिस्टम पूरा भरा पड़ा हुआ है, रोडे बिल्कुल वैसी हैं। हमारे मोहल्ले में तो सब अपनी मदद आपके तहत अपने घर के आगे गटर के ढक्कन खुद ही लगवा लेते हैं 4,000 अरब रुपए कि क्या करें, कोई काम ही नहीं कर रहा तो। कराची 4,000 अरब रुपए देता है वफाक को, ठीक है। उसके जॉब में मिलता है 30 अरब रुपए, और 30 अरब रुपए में जो मिलते हैं ज़्यादा चले जाता है पेंशन में, तनख्वाह में चले जाता है, बचता क्या उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। अब आदमी देखिए क्या करेगा। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का दावा किया 22,000 अरब हमने तरक्याती कामों में खर्च किए, ठीक है। हाँ। तो 22,000 अरब खर्च किए तो हम लोग इस बात पे हैरत होती है 22,000 अरब? जी जी, 15 सालों में ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका। तो हमने इसमें 15 सालों में खर्च जी किए। जी, और तो हम लोग हैरान होते हैं कि ये 22,000 अरब कौन सी जगह पे खर्च किए। कराची में लगाया, सिंध में लगाया? सिंध में, पूरे सिंध में। जी जी, ठीक तो है। वो अब कहीं चलिए, अपना जाम शुरू चले आए, लाड़काना चले आए, दादू चले आए, कहीं भी आप तो अब जाके देखेंगे तो वो वैसी माशी बदहाली, मफलू खाली, भूख, सब जगह कुत्ते के काटने के यानी कि इंजेक्शन तो मैसर नहीं है। ठीक है, पूछ लेते हैं ना, राना साहब भी तो यहाँ पे बैठे हुए। पहला सवाल तो राना साहब वही बताया मुझे कि जाहिद मंसूरी साहब तो कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल, मुर्तज़ा वहाब साहब के पास भी ना इख्तियारात हैं, ना फंड्स हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसे ही है क्या? आपने कभी मुर्तज़ा वहाब साहब से ये अल्फाज सुना है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, फंड नहीं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई टॉक शो या कहीं उन्होंने नहीं। कहा हो? नहीं, या कहीं कोई रोना रोया? मैंने नहीं सुना, बाकी मुझे नहीं पता। बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि मुस्तफ़ा कमाल ने शहर में काम नहीं किया, काम किया। हाँ, नहीं, नो डाउट बहुत काम किया है। नेमतुल्लाह साहब ने भी काम किया, बिल्कुल। ठीक है जी। बात यह है जिसने कि काम जब किया वो नजर आता है। जी, जब ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के 4 साल पूरे होंगे तो ये सारे सवालात उस वक्त बनते हैं, ठीक है। ठीक है जी। बात काम बिल्कुल हो रहे हैं, कहते कचरे का ढेर, देखिए जी कचरा बिल्कुल उठ रहा है। आप रोडों पे देखें, आपको रोडों पे कचरा, सफाई भी हो रही है, आपको सफाई होती नजर आएगी। लेकिन मैं फिर एक अल्फाज कहता हूं कि हमारे जो शहरी हैं इनसे बार बार गुजारिश करते हैं कि जो रोड बनते हैं आप रोडों पे कचरा ना फेंकें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारे शहरी भी तो बहुत खूबसूरत हैं कि वो जो है कि है भी नॉर्थ नाजाबाद में देखें, मैं वहाँ तो टाउन जो है जमात इस्लामी का है, लेकिन देखें कितने अच्छे अच्छे रोड बने हैं और रोडों पे फिर कचरा फेंका राना हुआ साहब, है। हाँ, मैं अगर अपने एरिया की गुलशन का एरिया है, अबुल हसन इस्फहानी
रोड का, वहां पे आप आके देखें गटर के ढक्कन टूटे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है। हालांकि वहां हम लोग खुद ओन करते हैं अपनी गली को, अपने रोड को, लेकिन इसके बावजूद वहां पे कोई कचरा उठाने वाला ही नहीं आता। मैं गुजारिश करता चलूं, मैंने कहा ना कि मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% जो है काम दुरुस्त होगा, कोताही भी होगी, ऐसी बात तो नहीं है। चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। मैं तो हमेशा से वहाँ पे कोताही देख एक बात बताऊं, मुकम्मल कर लेने दें राना साहब को। जी जी राना साहब मुकम्मल करें। मकसद ये है कि जो काम अंडर प्रोसेस हैं बिल्कुल हो रहे हैं शहर में, सिंध के अंदर। मैंने आपसे कहा ना कि एनआईसीवीडी के कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जो पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने आते हैं, और आप ये देखें कि उनको कितनी बेहतरीन फैसिलिटीज मिल रही है। एनजीओ भी तो उसमें शामिल है। देखिए मैंने है, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं, लेकिन चल तो वो हुकूमत सिंध के तहत रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहता चलूं कि रोड भी टूट फूट का शिकार थे, अब नहीं है। आप देख रही हैं, अगर जहाँ है तो वहाँ काम हो रहा है। कहीं भी आपने हमारे मेयर को ये कहते नहीं देखा होगा मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं काम क्यों करूं। हाँ, बच्चे गटर खुला हुआ है, बच्चे गिर गए, बिल्कुल ये उन यूनियन काउंसिल की नाकामी है, ये अफसोसनाक अमल है और उसको फौरी तौर पर दुरुस्त करना चाहिए। ये उस यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेयर की नहीं बनती, उस यूनियन काउंसिल की बनती है। तो ये चीजें दूर करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि हमें सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इख्तलाफात छोड़कर सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हमें आया शहर की तरक्की, मुल्क की तरक्की, सूबे की तरक्की कैसे होगी। अब हम क्या करते हैं कि जी हम मुखालफत करना शुरू कर देंगे एमक्यूएम के दोस्तों की, एमक्यूएम के दोस्त करेंगे हमारी, और फिर इसी के अंदर सारा वक्त गुजर जाता है और फिर हम जो है ना फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस चीज़ से इस तरह बरतना चाहिए और हमें आपस में इत्तेहाद, रवादारी कायम करनी चाहिए। बिल्कुल हर पार्टी का अपना मंशूर है, हर पार्टी की अपना मैनिफेस्टो है, उसके तहत अवाम में जाइए और अवाम को मुतमईन कीजिए और वोट लीजिए और ऐवान में आइए। बिल्कुल सही कहा आपने कि मिलकर बैठना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए। 13 जमातों ने इत्तेहाद किया और अवाम जो है वो अभी तक रो रही है और रोए चली जा रही है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये इत्तेहाद बड़ा महंगा पड़ता है अवाम को। अच्छा, माहिर कानून कैसर रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कैसर रिजवी साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। कैसर रिजवी साहब, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया, ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया, सियासी जमातों के लिए इलेक्शन का माहौल भी बनता देख रहे हैं, तमाम सियासी जमातों ने कमर भी कस ली है। लेकिन ये बताइएगा कि क्या इलेक्शन शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज़ात हो सकते हैं? इलेक्शन शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं होगा जी। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अगर कोई एतराज करेगा तो वो इलेक्शन के लिए, इलेक्शन को डिले करने के लिए एतराज किया जा सकता है। अच्छा। ताकि इलेक्शन को डिले किया जा सके। इसको हम कहते हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स। अच्छा। तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है कि हम हल्का बंदियों पर एतराज करें ताकि इलेक्शन डिले हो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि आप माहिर कानून हैं और जाहिर है वकला तंजीमों में बड़े एक्टिव भी हैं, तो ये बताइएगा वकला तंजीमों के जो इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात हैं और जो मुतालबात पेश किए, क्या मकसद क्या है इसका? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो टोटली पार्शली चल रहा है। अच्छा। उसमें वकला के एतराज ये हैं कि जो हर पार्टी को फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हर पार्टी को राइट्स दिए गए हैं, कि वो ही पार्टी पीटीआई को भी दिए जाए। अच्छा। तो इसलिए वकला कम्युनिटी में बड़ी तशवीश पाई जा रही है। जो कागज डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्म लेता है उसके छीन के चले जा रहे हैं, और उन जो डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करवाना चाहता है पीटीआई की तरफ से, पार्टी खुसूसन इस पार्टी की तरफ से, उसको जद्दोकोब किया जा रहा है। अच्छा। और उसको कंपेन नहीं करने दी जा रही। तो ये बड़ी तशवीश की, ये आप फिर कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? ये तो फिर इलेक्शन ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में तमाशा बना रखा है आपने। आप इलेक्शन जो है फेयर करवा ही नहीं सकते, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं। निगरान गवर्नमेंट क्या कर रही है? और बाकी मुझे ये बताएं कि एक पार्टी को आप दीवार के साथ लगा रहे हैं और एक पार्टी को जितवाने के लिए सारे इदारे तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। क्या इसको आप इलेक्शन कहते हैं? पूरा वर्ल्ड नहीं देख रहा कि क्या हो रहा है? अच्छा, आप पे तो ये भी कहा जा रहा है, कुछ एतराज ये भी उठ रहा है कि वकला तंजीमें जो हैं वो इलेक्शन में ताख़ीर चाहती हैं, इसलिए वो इस तरह के मुतालबात कर रही हैं या इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज कर रही हैं।
नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। वकला तंजीमें इलेक्शन पे सिर्फ इसलिए एतराज कर रही हैं कि सबको बराबर के हकूक दिए जाएं। अच्छा। ये नहीं है कि एक को दीवार के साथ लगाया जाए पार्टी को और बाकी को जो है वो फ्री हैंड दिया जाए। अच्छा। हमारा ये एतराज है कि सबके साथ सबको अपॉर्चुनिटी एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। कैंपेन की इजाजत होनी चाहिए, जल्द से जुलूस की इजाजत होनी चाहिए, और बाकी जो अगर डॉक्यूमेंट कोई जमा सबमिट करवाता है तो उसको भी जो है जदोकोब ना किया जाए और उनके घर के तोड़ फोड़ ना की जाए, उनके बच्चों को थ्रेट ना किया जाए। तो हम तो ये मुतालबात हैं हमारे कि सबको इक्वल राइट्स दें। वैसे अगर ये जो एक इल्ज़ाम आ रहा है वकला तंजीमों पे कि इलेक्शन में ताखिर चाहती, फ़ायदा क्या होगा ये वकला तंजीमों का अगर वो बिलफर्ज कि वो इलेक्शन में ताखिर चाहती भी हों, तो किस मकसद के तहत क्या फ़ायदा है उनका? इसमें कोई फायदा नहीं है जी। सिर्फ और सिर्फ यही फायदा होगा फिर कि जब तक ये जो मुतालबात हैं वकला के जो मैंने बयान किए हैं, अगर वो मुतालबात तस्लीम किए जाएं तो इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएं तो वेल एंड गुड। ठीक है। और हम तो चाहते भी ये हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही जैसे कि ये किया जा रहा है, FIR में नामजद किए सारे लीडरान जो हैं वो FIR में नामजद कर दिए हैं, जो वकला हैं उनको जद्दोकोब किया जा रहा है, उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, उनको उठाया जाएगा, यानी हर किस्म का थ्रेट किया जा रहा है। तो फिर हम तो मुतालबा यही करेंगे ना कि जनाब इसको डिले किया जाए, या जब तक ये इलेक्शन कमीशन पार्शल यकतरफा है, ये यकतरफा नहीं रहेगा तो फिर इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज तो फायदा कोई नहीं है इसका। ठीक। लेकिन जो सियासी जमातें हैं कैसर साहब, वो तो वकला तंजीमों के मुतालबात पे एतराज़ उठा रही हैं। वो कह रही हैं हमें तो बड़ा भरोसा है इलेक्शन कमीशन पे, हम तो पूरा एतमाद वो करते हैं। यानी जिसको आप ये कह रहे हैं कि उन पे कोई सख्ती की जा रही है या उनको नहीं कागजात नामजदगी जमा करवाने दिया जा रहा, वही सियासी जमातें कह रही हैं कि हम तो मुतमईन हैं इनसे। नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। जो सियासी जमातें कह रही हैं कि हम मुतमिन हैं, वो सियासी जमातें हैं जिनके साथ इदारे खड़े हैं। अच्छा। और जिनको हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड की जा रही है, जिनको हर किस्म की, इवन देन के वो सेंसिटिव इदारे जो हैं वो भी उनको गाइडलाइन दे रहे हैं। और बाकी जाएगी जो जिस पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है वो तो खुश ही नहीं है। अच्छा। वो तो कहते हैं कि एक दफा इलेक्शन हो जैसे तैसे भी हो, लेकिन उसमें ये है कि कम से कम उनको पार्टिसिपेट तो करने दिया जाए ना। ठीक है। उनको कैंपेन तो करने दी जाए, उनको डॉक्यूमेंट तो सबमिट करवाने दिए जाए। ठीक है। तो इसलिए ये मुतालबात जो है वकला की तरफ से नहीं है। बाकी वकला तंजीमें जो है वो सिर्फ PTI की नहीं है, बाकी लोगों के भी हैं, बाकी पार्टीज की भी हैं, उनकी तरफ से होंगे सम मुतालबात जो उनके फायदे के लिए। और बाकी ये तंजीमें जो है, ये आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, ये प्लान वो डेवलप किया जा रहा है। अच्छा। ताकि अपने मजमूम मकासद को पूरे करने के लिए वकला को भी डिवाइड किया जा रहा है, और बाकी इदारे तो पहले ही ऑलरेडी एक तरफ चल रहे हैं। यानी आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके फराहम देने में नाकाम है? जी बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाम। हालात आपके सामने है। ये बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं अच्छा। मुत्तफिक नहीं हूँ, ये बहुत ज्यादा। अच्छा, मेरे साथ MQM से जाहिद मंसूरी साहब मौजूद हैं और वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जाहिद। देखिए 2018 का जो इलेक्शन हमारा चोरी हुआ कराची का, हमारे MNA जीते हुए थे, हमारे MP जीते हुए थे, लेकिन इन्होंने जिस कुव्वत की मदद से पूरे रिजल्ट चेंज करवाए वो पूरी दुनिया के सामने RT सिस्टम को बिठा दिया, और ये इसे इन्हीं को लाने के लिए किया गया था। तो ये तो उन्हीं के मकसद कहना चाहिए कि जो जिस तरीके से आए थे पूरी दुनिया को पता है कि चोर दरवाजे से ये लोग आए थे 2018 के इलेक्शन में, और इनको इतने वोट भी नहीं मिले थे। और नंबर 2 बात ये कि देखें, ये जो अभी लाहौर हाई कोर्ट में जो गए थे PTI वाले, इनका मुतमईन नज़र ये था कि इलेक्शन ना हो। अच्छा। और अभी भी चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। तो ये पहला टाइम उन्होंने ये किया था कि भी लाहौर हाई कोर्ट से डिसीजन लिया उन्होंने कि भाई जो है ना, अच्छा उसमें उन्होंने नोटिफिकेशन कैंसिल भी कर दिया ROD ट्रेनिंग का। वो सुप्रीम कोर्ट अगर इंटरवीन नहीं करता तो ये इलेक्शन डिले हो सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बरवक्त मुदाखलत से इलेक्शन बर वक्त होने जा रहे हैं। नंबर 2 बात ये, इन्होंने जब बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजेश सिकंदर साहब के पर एतराज़ात किए। अच्छा, मसला ये था सिकंदर साहब जो है बिल्कुल ही न्यूट्रल और इंतहाई शरीफ आदमी है, और वो बड़े पॉजिटिव अंदाज में काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि वक्त पे इलेक्शन हो जाए। ठीक। तो अच्छा, उनकी ज़ात को तनकीद बनाने का मकसद यही है कि ना उनको मिलाइन किया जाए, मिलाइन करके जो है ना इलेक्शन को डिले करवाया जाए, क्योंकि इमरान खान जो नाहल है
तो उस पर चाहते हैं कि ना वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, ताकि जब तक इमरान खान को दोबारा अहल ना करार दिया जाए, जब तक ये इलेक्शन आगे तक बढ़ते रहे। तो इनका मुतमईन नजर ये है। और जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो पॉजिटिव चाह रहे हैं कि बर वक्त इलेक्शन हो जाए। तो हम एमक्यूएम उनको फुल सपोर्ट करती है। और ये जो वकला बरादरी के जो साहब जो हैं, तो ये तो जाहिर जो इनका मकसद मोटिव यही है ना कि इलेक्शन को डिले करवाया जाए, खत्म करवाया जाए। और हम चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त पे हो। और जो सिकंदर साहब जो करवा रहे हैं, राजा साहब, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम तो उनकी हिमायत करते हैं। ठीक है, ठीक है। जी 2018 की इन्होंने बात की, मैं थोड़ा सा इनका जवाब दे दूं कि 2018 की इन्होंने बात की है कि आरटीएस बिठाया गया और चोरी किया गया इलेक्शन। चले इनके आर्गूमेंट की हद तक अगर हम मान भी लें तो वही तो रिपीट कहानी दोबारा हो रही है इस टेनर में, अब हो रही है। उससे बदतर हालात अब किए जा रहे हैं। उससे वो तो आरटीएस था, यहाँ तो सारा कुछ बिठाया गया है, हर बंदे को बिठा दिया, कैंडिडेट को बिठाया जा रहा है, इवन देन कि हमारे सपोर्टर को बिठाया गया, जेलों में बंद किया गया। देखिए 2018 में जो हुआ था, कई गुना हालात जो है वो बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, बाकी जी ठीक है। तो अब आपका क्या आगे का लाहे अमल क्या होगा? कैसर साहब, आप क्या स्टेप आगे लेने जा रहे हैं? कुछ कोई पिटीशन, कोई रिक्वेस्ट कुछ जमा करवाएंगे आप? जी बिल्कुल, हम कोशिश ये सोच में पड़े हुए हैं कि जो हमारे साथ हालात किए जा रहे हैं कि हमारे फार्म ही छीने जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि हमें कैंपेन भी नहीं करने दी जा रही। और हमारे हालात जो है ना, हमें कभी वो घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। और बाकी हम सुनने में ये आ रहे हैं कि जो हमारे कैंडिडेट हैं उनको उनके एतराजात जो है वो एतराजात कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पे। तो हम सोच रहे हैं कि हम पिटीशन फाइल करें कि इस तरह फेयर इलेक्शन कैसे आप करा सकते हैं। ये आप जो हालात वाकयात पैदा कर रहे हैं तो वर्ल्ड को कैसे दिखाएंगे कि आप ये फेयर इलेक्शन है। कानून बहरहाल है आपके पास, आपका साथ। लेकिन देखिए सारी बातें कर रहे हैं सुनी सुनाई, ठीक है, कोई जो बातें कर रहे हैं सारी बात करें, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं। अभी तक देखें ना, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि इनको हरासे किया जा रहा हो, कोई ऐसी। जबकि एमक्यूएम 2018 में एमक्यूएम को बिल्कुल ही वो किया हुआ था, अंडर ऑपरेशन थी। हमारे कई बेशुमार साथी लापता, लड़के लापता हुए, जेलों में गए। जो ऑपरेशन हमने बर्दाश्त किया उसका 0.1% भी। 2018 के इंतखाबात पे आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? 2 वजीर तो आपके भी थे ना। नहीं, वो तो हमारे जो सीटें जो जीती हुई थी, हमारी ऑन रिकॉर्ड जीती हुई थी, वो हमारे तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद था। यानी कि मैं उसकी मिसाल दे दूं, ख्वाजा सोहेल मंसूर हमारे एमएनए थे, तो वो 300 वोट से हरा दिए गए। और उनके अंडर में 2 एमपी थे हमारे, यानी कि शाह फैसल के, मलिर के। अच्छा, वो दोनों जीते 30,000 वोट की बढ़तरी से, और हमारे एमएनए को 300 वोट से हरा दिया गया। यानी कि दोनों जो अंडर में एमपी है वो दोनों जीते एमक्यूएम के, और 30,000 की वोट की बढ़तरी से। और जो हमारे एमएनए थे, ये तो बहुत मशहूर केस था, और जीत भी गए थे। अच्छा, तो ये 30,000 हमारे साथ ज्यादती हुई। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन जारी रहेगा। राना गुलजार ताज साहब, जाहिद मंसूरी साहब और कैसर रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके तज़किये से हम इस्तिफ़ादा हासिल करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और राना गुलजार ताज साहब से पूछेंगे कि अब जो पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो क्या है। राना साहब अब बताइएगा कि क्या आपका बयानिया क्या है 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए? क्या वही रोटी कपड़ा और मकान को लेकर ही आप आगे चलेंगे, महंगाई पर ही बस बात करेंगे, या कुछ मजीद कोई पॉइंट्स भी आपने शामिल किए अपने मंशूर में? देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं एक अपने केसर भाई को बताता चलूं, जिस इलेक्शन कमीशन की ये खिलाफ बातें कर रहे हैं, ये राजा सिकंदर साहब को पीटीआई ने ही अपने दौरे हुकूमत में इलेक्शन कमीशन का मुकर्रर किया था। इन्होंने ही मुकर्रर किया। अब वो इनको मतलब बुरे लग रहे हैं। हमने तो उनको अपॉइंट नहीं किया था किसी भी पार्टी ने। नहीं, उन्होंने ये कहा भी नहीं। आप तो नहीं, उन्होंने ये कहा भी नहीं किसी का कि किसी पार्टी ने अपॉइंट किया था। जी जी। तो जब वो इतने बुरे थे तो क्यों लगाया इन्होंने? अच्छा। हाँ, ये होता कि उनको हटा के पीपल्स पार्टी किसी भी जमात ने भी दूसरा लगा दिया और उनको हटा दिया। चलें, ये सवाल तो पूछ लेते हैं, आप मेरे सवाल का जवाब दें। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इलेक्शन में जा रही है और हमारा सबसे पहला मुतालबा हमारा इलेक्शन था
और पीटीआई तो खैर बाद में इलेक्शन जब नो कॉन्फिडेंस आया तो वो इलेक्शन में गए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सबसे पहला मुतालबा ये था कि इलेक्शन कराए जाएं। अच्छा। और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मुल्क में दौरे कर रहे हैं, हर शहर डिस्ट्रिक्ट सब जगह जा रहे हैं, और हमारा बयानिया बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्लियर है, बिल्कुल पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दिया जाए, मजदूर किसानों को हारियों को इस्तेहकाम दिया जाए। पाकिस्तान जो है एक IMF से इसकी जान छुड़ाने का तरीका, इसके लिए तमाम पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को एक मेज पे होना होगा कि IMF से कैसे जान छुड़ाई जाए। आप अपने दौरे हुकूमत में कर्ज ले लेते हैं, फिर आप कहते हैं IMF से जान छुड़ाई जाए। मैं आपसे गुजारिश यही कर रहा हूँ, ये सबका वतीरा तो यही तो आया कि आप ये देखिए जिसकी भी गवर्नमेंट आई है किसी ने ये नहीं सोचा कि IMF से जान कैसे छुड़ाई जाए। मैं ये समझता हूं कि हमें ऐसे नुकात इख्तियार करने चाहिए, ऐसे एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कि सबसे पहले जिसका एजेंडा यही हो कि IMF से जान छुड़ाई जाए। नून लीग ने वो मुल्क संवारो कर्ज उतारो वाला एक स्कीम शुरू की थी, PTI ने वो टेलीथॉन वगैरह टाइप वो किया था। तो मतलब देखिए मैं ये बात इस पे इसलिए नहीं जाऊंगा, वक्त गुजर गया, वो चीजें चली गई। ठीक है, नई सिमत क्या करनी है, नया तरीकेकार क्या होना चाहिए। माजी की गलतियों से सीखेंगे तो नई सिमत सीखा जाए। देखिए मुतय्यन करेंगे ना सर जी। मैं फिर वही कह रहा हूँ, उससे सीखा जाए। बात यह है कि अगर मैं अब वो बात करूंगा तो यहाँ पे मतलब हम माजी की बातें ही करते रहेंगे। देखिए पाकिस्तान किस नहज पे जा चुका है इन्हीं बातों के जरिए। तो मैं समझता हूँ वो वक्त नहीं है। ठीक है, तो आपने अपना बयानिया बदल दिया, अब रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, अब कुछ और है। रोटी कपड़ा मकान क्यों नहीं है? फ्लैट में माशाल्लाह हमने 20 लाख लोगों को घर दिए हैं सिंध के अंदर, और तैयार मकान दिए हैं। वो कोई तो 50 लाख लोगों को आपने घर दिए हैं? ये मकान दिए जी, तैयार डॉक्यूमेंट दिए। न्यूज़ में नहीं आया। नहीं, क्यों नहीं है? आप चेक करें, उठाकर देखें, आप चेक करें, उठाएं, देखें, सबको डॉक्यूमेंट दिए, घर तैयार कर दिए हैं, जिसमें मुख्तलिफ NGOs का मतलब वो भी है। आपका जो फ्लैट के अंदर जो बर्बाद हुए लोग, तबाह हुए, उसमें उनको मकानात बना कर दिए हैं। और 20 लाख नहीं, 20 तो खैर नहीं है, मैंने ये गलत बोला है। देखिए सर, मैं इसीलिए तो हैरान हो गई। 50,000 मकान जो है ना बना कर दिए। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है। यही बात मैं बार जो मैं 50,000 घर जो है बनाकर दिए हैं, तैयार डॉक्यूमेंट भी दिए हैं, उनको तैयार कर दिए हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है, और जितने हारी थे, जिनकी ज़मीनों को नुकसान हुआ है, उनको काश्त करने के लिए पैसे भी दिए हैं, उनको मवेशी भी दिए हैं। मैं तो कहती हूँ 50,000 किया, अगर 5,000 खानदान भी एडजस्ट हो जाते तो बहुत बड़ी बात है। 50,000 को दिए। आप जब चाहें रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। गलती बिल्कुल इंसान से हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है। मैंने आपसे फिर कहा कि हारी किसानों को मवेशी तक दिए हैं। तो बात यह है कि हमारा तो ये मौक़िफ़ है, रोटी कपड़ा और मकान ये तो है ही, लेकिन बात यह है कि नई सिमत क्या तय करनी चाहिए। तमाम महाजराई की सियासत हमें नहीं करनी चाहिए, और हमारा मुतालबा है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कदगन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आज़ादाना तरीके से होनी चाहिए, तमाम पार्टियों को हिस्सा लेने का हक होना चाहिए, आवाम को वोट डालने का इख्तियार होना चाहिए, किसी के ऊपर भी कदगन मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए। और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होनी चाहिए। और बात यह है कि जो जहां तक अगर कोई मामलात हैं तो वो इलेक्शन कमीशन की जो शराइतें हैं उन पर तमाम कैंडिडेट्स मैं समझता हूँ सबको काबिल कबूल है, किसी ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और PTI के दोस्त भी अगर कह रहे हैं तो वो बयानिया बनाया गया है, उनको कोई परेशान तो नहीं है, सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए रह रहे हैं। कैसर रिजवी साहब जो है वो माहिर कानून भी हैं और साथ ही साथ PTI के लीगल टीम का भी हिस्सा है, तो इनसे भी एक सवाल पूछ लेते हैं। कैसर रिजवी साहब, PTI जो है वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है? कोई ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है? नहीं जी, बिल्कुल सियासी मुज़ाकरात सियासी जमातों के साथ जी इत्तेहाद की हद तक, या वैसे आप बात कर रहे हैं? वैसे मुज़ाकरात इलेक्शन वैसे तो आने के लिए किसी सीट एडजस्टमेंट के लिए जी सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी किसी के साथ भी। अच्छा। तहरीक इंसाफ जो है वो अकेले इलेक्शन लड़ेगी, और इंशाल्लाह पावर भी है, स्ट्रीट पावर भी है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक भी है। अच्छा। तो बाकी हम सारी पार्टियों की इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। MKM हो गया या पीपल्स पार्टी होगी, जितनी इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में किसी पार्टी ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी जी। MKM को भी दीवार के साथ लगाया गया, पीपल्स पार्टी को भी दीवार के साथ लगाया गया। इवन दन के पीपल्स पार्टी एक वो जमात है, पाकिस्तान की वैध जमात है, जिसके जितने लीडरान हैं उनको तबई मौत नहीं आई,
बल्कि उनको शहीद ही किया गया है, उनकी पार्टी को खत्म ही किया गया है। तो ये ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं जो बार बार इन पार्टी जो है वो रिपीट करती हैं और जिसको मर्जी चाहे पार्टी को जो है वो दीवार के साथ लगा देती हैं। देखिए राणा साहब, अभी आपने बात की इत्तेहाद की और एक दूसरे से मिल बैठने की बात, और कैसर साहब ने फौरन बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। देखिए, मैं तो सब लोगों को कहता हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूँ, खाली एक पीटीआई को नहीं, सबको कहता कि महाजराई रिकंसिलेशन की सियासत करनी चाहिए, महाजराई की सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं गुजारिश करते चलूं कि जो पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं, कल खान साहब के आप बयानिए तो उठाकर देखें, उन्होंने ही तो ये दरार डाली है, उन्होंने ही तो ये गुफ्तगू की है। आज वो रिकंसिलेशन, मैं समझता हूँ अफाम और तफहीम की सियासत, तहम्मुल मिजाजी की सियासत मुल्क को आगे लेकर जाती है। हम आपस की लड़ाई में यही तो हमें नुकसान हुआ है। मैं चंद बातें देखें, ये जैसे बात कर रहे थे ना कि माशी इस्तेकाम और ये जो जाहिद मंसूरी साहब, आपकी बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन मुझे कहा जा रहा है एक शॉर्ट ब्रेक के लिए। मैं आप से ब्रेक के बाद बात करती हूँ। नाज़रीन, वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक पर जाने से पहले जाहिद मंसूरी साहब से बात कर रहे थे और उनकी बात जो थी वो मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मंसूरी साहब, मुकम्मल कीजिए अपनी बात को, क्या कहना असल में देखें, जो बात करते हैं ना कि हुक्मरानों की, IMF के लोन, माशी इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान की, तो सबसे पहले जो माशी दहशतगर्दी शुरू की थी वो भुट्टो साहब ने शुरू की थी। सबसे पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने करने में अहम किरदार अदा किया कि जो वहाँ जाएगा मशरक़ी पाकिस्तान, हालांकि शेख मुजीब जीत गए थे, लेकिन उन्होंने कहा जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। फिर सेकंड उन्होंने कोटा सिस्टम नाफिज कर दिया। कोटा सिस्टम से शहरी दही की तफरीक कर दी कि 40% शहरी है, 60% दही, ये देखिए वाज़ा तकसीम कर दी कि इंटीरियर से अलग है और कराची और ये तो आज तक नाफिज है। जी, आज तक नाफिज है। ठीक है, आपने भी कुछ नहीं किया तीसरी चीज इसके लिए। जी मैं बता रहा हूँ, तीसरी चीज़ उन्होंने ये की, उसकी 2/3 मेजोरिटी चाहिए आइन की। तो तीसरी चीज़ उन्होंने ये की कि जो महाजिरों की सनतें थी सारी कौमियाँ ली, तो जो हमारा बाहर से वो आ रहा था फंड, जो फंड निकाली, सब रुक गई उस वजह से। यानी जो लोग रात को अरबपति खरबपति थे वो सुबह उठे तो वो बिल्कुल ही यानी कि चप्पल में और अब सब निजकारी हो रही है। जी जी, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद 3 उन्होंने ऐसे स्टेप दिए कि पूरे मुल्क की माशियत लड़खड़ा गई, खत्म हो गई। अच्छा, 77 का जब इलेक्शन आया तो उन्होंने खुल के धांधली करी, उस पर निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक चली और फिर उनके साथ जो भी वाक़या पेश आया, तो समझ लें देखिए ये सिलसिला जारी है। IMF का सबसे पहले लोन भुट्टो साहब ने लिया था, यानी शुरुआत उन्होंने की थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप करेंगे ना उस पर चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये 40-60% का जो कोटा सिस्टम था, हमारे MQM ने उन पर पिटीशन फाइल की, हमने जाली डोमिसाइल के ऊपर बनाकर कराची पे और सिंध का, शहरी सिंध का हक मारा गया। यहाँ के जो नौजवान थे 40% जो जॉब मिली थी, 5 लाख से ज़्यादा उन्हें जॉब दी, और जो तकरीबन 2.5 लाख की कई जॉब मिली थी कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, लेकिन वो सारी जॉब उन्होंने जाके कब्जा कर ली, उन्होंने इंटीरियर के लोगों को दे दी। अब आप जब जाएंगे कहीं पर भी तो आपको लगेगा कि सिंधु देश में आ गए। अच्छा, सिंध सेक्रेटरिएट हो या कोई अपना KMC हो, DMC हो, जो KMC वैसे मंसूरी साहब, ये जो आपका अभी सारा इंतजाम हुआ है, उसके बाद ये वाले जो इंतखाबात हैं, ये MQM पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके लिए एक बड़ा इम्तिहान होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैंने बता, जैसे बात कहते हैं कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो है ना कहते नहीं है, अब वो किस मुँह से कहेंगे, पार्टी तो उनकी पार्टी ने दिया उनको इख्तियारात, अब वो जो चीज़ दी उनकी पार्टी नहीं, लेकिन वो काम भी तो करते नजर आ रहे हैं। हमें तो नजर नहीं आया कुछ। अभी देखिए, पार्कों के इफ्तिताह कर रहे हैं, कितने पार्क जो मसले खड़े हैं, मैं आपको मिसाल दूं, रोड बनाई, गटर के ढक्कनों का इफ्तिताह किया, गटर का ढक्कन। अब देखो बल्दिया टाउन के चले जाए, औरंगी टाउन चले जाए, 2 महीने बाद 2 घंटे के लिए पानी आता है। ठीक है, हमने पीछे वाटर बोर्ड किसके पास है, पीपल्स पार्टी के पास, मुर्तज़ा वहाब साहब के पास। अभी आप चले जाए औरंगी टाउन या नॉर्थ कराची, 2 महीने बाद पानी आता है, 2 घंटे के लिए। अब ये हब डैम पूरा फुल भरा हुआ है। अच्छा। उसकी किसकी जिम्मेदारी है पानी लाने के लिए? ये वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है ना। ठीक है। और फिर हम केस जीत गए 40% का जॉब्स का, अभी तक हमें इसका रिलीफ नहीं मिला। वक्त अब मुख्तसर रह गया, मैं थोड़ा सा कमेंट ले लूं। अच्छा, कैसर रिजवी साहब, आप क्योंकि पंजाब साइड पे हैं, ये बताइएगा कि क्या माहौल देख रहे हैं, जिनको आवाम ने बार बार आजमाया है पंजाब में, जैसे नवाज शरीफ साहब बड़े पूरे एतमाद नजर आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहां उनको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा क्या, या फिर कुछ नया होने जा रहा है? हमारे ख्याल में कुछ नया होने जा रहा है जी। रिस्पांस तो नवाज शरीफ को 0 है। अच्छा। इवन दिन के लाहौर में हम बैठे हैं तो लाहौर में नवाज शरीफ PMLN का सफाया हो चुका है। अच्छा जी। और पीपल्स पार्टी जो लॉन्च हुई है वहाँ पे, जी पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह, ये कल बिलावल भुट्टो आए थे हाई कोर्ट में जी, तो उन्होंने स्पीच करनी थी, तो उस दौरान जो है इमरान खान वजीर आजम के नारे लगे, वकला ने लगाए, तो उन्होंने बड़े अच्छे और तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया था कि मुझे खुशी हुई है कि इन लोगों ने अपनी आवाज उठाई है।
तो अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब बहुत यंग हैं और माशाल्लाह से बड़ा सियासी शऊर है उनमें, इस बहुत बारे में ज्यादा, बड़ा बहुत ज्यादा टॉलरेंस है, टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है उनका। जी जी, उनकी स्पीच ने हमें बड़ा इम्प्रेस किया है। ठीक है कि माशाल्लाह इतना छोटी एज में इतनी मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई है। तो मेरा ख्याल कोई और सियासतदान होता ठीक है, तो वो शायद राना सनाउल्लाह की तरह कोई और ही बात करता। ठीक है ठीक है ठीक है। राना साहब आप भी लास्ट में अपने कमेंट्स दे दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई एमक्यूएम के दोस्त हैं, ये कह रहे हैं जी कोटा सिस्टम, बिल्कुल कोटा सिस्टम 10 साल के लिए नाफिज हुआ था। एमक्यूएम कितनी बार असेंबली में आई, क्या एमक्यूएम ने कभी कोई रेगुलेशन पास जमा कराई असेंबली के अंदर कोटा सिस्टम की? कभी नहीं करवाई है। एमक्यूएम ने 2018 में, बोलने दीजिए अब, 2018 में, मैं बता रहा हूँ 2018 में एमक्यूएम ने कोटा सिस्टम को गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए साइन किए इनके वजीरों ने। क्यों किए? ये जो बात कर रहे हैं 2 दिन पानी, औरंगीटोन जाए देखे पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आप जाइए तो मैं तो औरंगीटोन में रहता हूं। देखिए ये साइन तो आपने गलत किया ना, ये तो आपको मतलब मानना चाहिए ना जो गलत किया। भुट्टो साहब ने कहा गलत बयानी सब कर रहे हैं, एमक्यूएम के अलावा सब सच्चे हैं, सब झूठे हैं, ये अच्छे हैं, जब तो इनका ये हाल हो गया। इनका किबला ही दुरुस्त नहीं है किसी का भी। आप ये देखिए किसी का मुंह कहीं है, किसी का मुंह कहीं है। ये अच्छे हैं, इन्होंने अपनी कौम को मारा है, इन्होंने ये किया कौम के साथ, इन्होंने कौम ने एतमाद किया, इन्होंने अपनी कौम को मारा है, इन्होंने ये किया है। ये भुट्टो साहब ने अगर कहा कि उधर तुम, तो रिकॉर्ड पे दिखाइए कौन सी बात। भुट्टो साहब ने ऐसा कभी नहीं किया, हमने कभी भी लासानियत की सियासत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमियत की सियासत ही नहीं की। हम एक कौम है, हम तमाम जबान बोलने वालों की कदर करते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम जबान बोलने वाले मौजूद हैं। ऐसी बात न करें। मैंने कहा बदमजगी अच्छा अमल नहीं होता, इससे आपको वोट नहीं मिलेगा। इस आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया है, आप मुस्तरद हो चुके हैं। आपको इलेक्शन में पता चलेगा, आपको यूनियन काउंसिल के इलेक्शन में पता चला, आपको अभी भी पता चलेगा और 18 में पता चला कि आप शिकस्त लोग हैं इस माशरे के। आपने इस आवाम को सौदा किया है, आपने बेचा इस आवाम को हमेशा हर दौर में, अपने बंगले और कोठे खरीदी आपने। इस आवाम की उमंगों का खून किया आप लोगों ने। राना साहब अब 10 सेकंड उनको भी दे दो। दुनिया को पता है कि बेज़ादारी की जो जायदाद है ना पूरी दुनिया फैली हुई है। इनकी की दौलत खरबों में दौलत है जो इल्जामात की सियासत को छोड़े, लास्ट कमेंट दे दें। देखिए राव अनवर का बयान आया था, उसने कहा 700 अरब रुपए गए हैं, जरदारी ने भेजे 700 अरब रुपए बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड टीवी पर राव अनवर जो बहादुर जरदारी का था, इसका मतलब ये कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, राव अनवर को उल्टा टांगा जाए कि उसने कैसे होने दिया। जरदारी का बहादुर बच्चा उसने कहा 700 रुपए, यानी कि 22,000 की करप्शन की पीपल्स पार्टी ने, और पूरे मुल्क को खंडर बना दिया, सिंध को खंडर बना दिया। मुशर्रफ दौर में $30 अरब का कर्जा था और $60 का डॉलर था और 62,000 रुपए में वो खड़ी थी अपना स्टॉक मार्केट। अब पीपल्स पार्टी ने इसको कर दिया 60 अरब रुपए, $30 ज्यादा कर दिया। सारे पैसे जो है ना दुबई लंदन गए हुए, वहां जायदाद खरीदी जाती है, सिरे का महल। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मंसूरी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया कैसर रिजवी साहब आपके वक्त देने के लिए। सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये है कि आवाम के लिए कड़ा इम्तिहान है 8 फरवरी का इलेक्शन, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।